हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिटम क्लासरूम। तो गैस कैसे हो आप सभी। तो गैस जैसे कि मैंने आप सभी को बोला हुआ था, हमारा जो सेशन है जीके सेशन, जो हम लोग रात में 8 बजे डेली क्या करते थे, फिर से हम लोगों का चालू हो चुका है। ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का पहला सेशन करने वाले हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जल्दी से सबको इन्फॉर्म कर दो, जो अभी तक नहीं आ पाया है जल्दी से सबको जोड़ लो। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है। और ये सेशन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन मेनली हम लोग टारगेट करेंगे आने वाले एग्जाम दरोगा को, और जो आपका बीएसएससी और सीडीपीओ हो रहा है सभी के लिए जीके एक ही तरह का होगा, और जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हर जगह वैलिड है, ठीक है। लेकिन देखो अंतर क्या है बीपीएससी और सीडीपीओ में, तो थोड़ा सा जो ई ऑप्शन है उसके वजह से गड़बड़ होती है। तो इस कारण से हम लोग एक अलग सेशन लेके आने वाले हैं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, जहां पे हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अलग सेशन होगा। लेकिन जो भी बीपीएससी और सीडीपीओ वाले हो, जो भी आपका बेसिक क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहां से भी आपका आएगा। इसलिए आप इस सेशन को भी जरूर किया करना, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप सभी जुड़ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है। तो भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है, ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी कौन सी है। एक नदी है जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, वो नदी कौन सा है। ब्रह्मपुत्र, देखो गंगा तो हो ही नहीं सकता है, इसको हटा दो, ठीक है। इसको लेकर कोई विवाद का चर्चा आपने अभी सुना ही नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है वो है तीस्ता। तो तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है, ठीक है। हिमालय से निकलकर सिक्किम, वेस्ट बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश पहुंचती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचय विधि नहीं है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पद्धति ऐसा है जो राजस्थान में जल संचय विधि नहीं है। जोहड़, खंडी, गुल या कुल या टंकी, इसमें से कौन सा ऐसा पद्धति है जिसके द्वारा राजस्थान में जल संचय नहीं किया जाता है। तो वो है गुल या कुल, ठीक है। गुल या कुल ये वहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। ये जो हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गुल या कुल जो जल संचय विधि है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में। और राजस्थान का जैसे यहाँ बात किया गया है तो वहाँ पे कुंड, ठीक है, कुइया, झालर, तोबा, जोहड़, टंकी, खंडी, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और ये विश्व विरासत सूची में भी यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। आपको ये बताना है विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था नंदा देवी को, कब शामिल किया गया था, 1988 में। ये भी आपको याद रखना है कि 1988 में विश्व विरासत की सूची में नंदा देवी को शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने उपमंडल हैं। बिहार में कुल कितने उपमंडल हैं। कितने उपमंडल हैं, टोटल 101 उपमंडल हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं 38 से। आपको पता है कि 38 जिला है बिहार में, और उपमंडल कितने हैं, टोटल 101। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा कब खींची गई थी। डुरंड रेखा कब खींची गई थी, जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, डुरंड रेखा कब खींची गई थी, 1893 में सर डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा खींची गई थी। अब कई बार यहां से यह क्वेश्चन आता है कि डुरंड रेखा किसके समय में खींचा गया था, यानी उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था जब डुरंड रेखा खींचा गया था, जल्दी बताओ। डुरंड रेखा जब खींचा गया उस वक्त का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था, लैंसडॉन। क्या नाम था, लैंसडॉन था गवर्नर जनरल जब डुरंड रेखा खींचा गया था। अगला क्वेश्चन है, कुम्हारिया नामक न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है। कुम्हारिया नामक एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपको बताना है किस राज्य से ये संबंधित है, किस राज्य से,
हरियाणा से संबंधित है। कुम्हारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? हरियाणा में है। यहाँ पे शायद 2800 मेगावाट जो क्षमता है वह इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किसके बीच है? किसके किसके बीच है कावेरी जल विवाद? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन है? इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। तो आपका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, दो राज्यों में कंफ्यूजन है, गुजरात और राजस्थान में, तो आपको याद रखना है अच्छे से, राजस्थान है जो सौर ऊर्जा में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसको जाना जाता है? झीलों का जिला या झीलों का शहर किसको कहा जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है भारत में? किसको? नैनीताल को। किसको कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि पर आधारित अपना राज्य पूरे राज्य में जैविक कृषि पर आधारित क्षमता को विकसित करने में सफल हुआ है? अब बताओ, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णतः कार्बनिक राज्य। वो कौन सा राज्य है? आप सभी को पता होना चाहिए कि ये राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ने 2025 में ही अनाउंस किया था कि वह पूर्ण रूप से जैविक कृषि पर आधारित राज्य बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? तो ऑब्वियस है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा चीन। आप सभी को पता है कि तवांग जो मठ है या तवांग के पास जो भी एरिया है वह अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। ठीक है, तो वहीं पे भारत और चीन के बीच में विवाद है। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? जब द्वीप समूह आपस में जुड़ जाते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो वर्ड कौन सा है? तो वो वर्ड है आर्कीपेलागो। कौन सा वर्ड है? आर्कीपेलागो वो वर्ड है जो आपस में जुड़े द्वीप समूह के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है भूमध्य सागर का किसको? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन ये भी है। क्या होगा सही आंसर? इटली का स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रोम्बोली कहाँ है? स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, या एक ज्वालामुखी बोल सकते हो, एक ज्वालामुखी है और ये कहाँ है? इटली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय निरक्ष या मैग्नेटिक इक्वेटर का निकट संबंध किससे है? मैग्नेटिक इक्वेटर का निकटतम संबंध किससे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर? प्राकृतिक आपदाएं, मत्स्य क्षेत्र, ज्वारीय धारा या उपग्रह छोड़ने से। मैग्नेटिक इक्वेटर का संबंध, निकटतम संबंध किससे है? किससे है? उपग्रह छोड़ने से। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको मैग्नेटिक इक्वेटर समझ में आता है तभी आप ये समझ पाओगे उपग्रह छोड़ने से इसका संबंध कैसे है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर होता क्या है? इक्वेटर क्या होता है? अर्थ के बीचों बीच में एक लाइन हम लोग खींचे, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये एक लाइन है। उसी तरह से मैग्नेटिक इक्वेटर भी एक लाइन है। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब है क्या, कौन सा लाइन है? तो देखो, हमारे अर्थ के आसपास या जहां पे भी कहीं पे देखोगे हर जगह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है ना। तो वैसा क्षेत्र जहां पर पृथ्वी पर, वैसा क्षेत्र जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो, अगर ये अर्थ का सरफेस है तो इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो, ऐसे ही क्षेत्रों पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को मैग्नेटिक इक्वेटर कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया। मैग्नेटिक इक्वेटर किसको इंडिकेट करता है? कि अर्थ के सरफेस के हॉरिजेंटली या पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है उसको इंडिकेट करने के लिए मैग्नेटिक इक्वेटर ड्रॉ किया जाता है। क्लियर। अब है इसका संबंध उपग्रह छोड़ने से कैसे? तो देखो, जितना भी आपका स्पेस लॉन्चिंग क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, वो एक्चुअली में इन्हीं जगहों पर बनाया जाता है, या तो मैग्नेटिक इक्वेटर के जस्ट ऊपर हो या इसके आसपास कहीं हो। इसीलिए भारत में देखोगे जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है मोस्टली वो सब साउथ इंडिया में है ना, क्योंकि
जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरता है, उसके आसपास में, इसलिए हम लोग जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है उसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो वही आपका इसरो का जो तुम्बा है जहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन है अपना, वो भी साउथ में ही है, वो भी मैग्नेटिक इक्वेटर के आसपास है। समझ में आया? इसलिए हम लोगों का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है उसका क्लोज संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में से वो होगा उपग्रह छोड़ने से। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोलॉजी है, पोटोमोलॉजी है और ओरोलॉजी है। जल्दी से बताओ इन सभी का भी आंसर क्या होगा। तो पोटेमोलॉजी का अगर बात करोगे तो देखो, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी, लेकिन रिवर के अध्ययन को यानी नदियों के अध्ययन को कहा जाता है पोटेमोलॉजी। ठीक है। ओरोलॉजी का अगर बात करोगे तो माउंटेन्स का, ठीक है, माउंटेन्स के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। और हाइड्रोलॉजी क्या है? तो वाटर जो पृथ्वी पर है उससे संबंधित है हाइड्रोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी। हाँ, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? अभी आपने देखा झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। अब आपको बताना है कि पेट्रोलॉजी किससे संबंधित है। पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक ऊपर मिट्टी डाल देने को क्या कहते हैं? अच्छा, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है उसको आप क्या करते हो? एक गड्ढा करके नीचे फेंक देते हो और ऊपर से मिट्टी भर देते हो। इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन पढ़ के ही इसको समझ सकते हो। इसको क्या कहते हैं? इसको लैंड फिलिंग, वर्ड से ही आप समझ लोगे। सैनिटरी लैंड फिलिंग इसके लिए टर्म यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा या किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? देखो, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अलग अलग विधि है। ठीक है, आप जानते हो यहाँ पे नागरिकता अलग अलग विधि के द्वारा हमें प्राप्त होती है। आपको ये बताना है वो विधि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन सा है। जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा, इनमें से किस चीज के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है? आपके 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, यहाँ से आप चुनो। जल्दी बताओ सही आंसर क्या होगा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बी, यानी 1, 2 और 3। जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अनुवांशिकता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और पंजीयन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, नागरिकता किस अगर मैं भाग पूछूं, संविधान के किस भाग में नागरिकता है तो क्या होगा आपका आंसर? तो आंसर होगा भाग, जल्दी से बताओ कौन सा भाग होगा? भाग 3, सॉरी भाग 2। ठीक है। नागरिकता आप किस भाग आपके संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसमें से अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, जैसे विरासत में आपको जन्म से आपको एक तो मिलता ही है, मिलता है, विरासत में मिलता है, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा, समावेशन द्वारा। ठीक है, ये सारे तरीके हैं जिससे आप नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे अनुरोध द्वारा ये गलत है और सब सही है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके तरफ से सम्मिलित हुए थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा में किस पार्टी के तरफ से गए थे? तो इसमें देखो बहुत सारे बच्चों का कोई आंसर जो होगा वो होगा कांग्रेस, जो कि गलत है। आपका सही आंसर क्या है? हिंदू महासभा। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के तरफ से संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ये हिंदू महासभा से सम्मिलित हुए थे। ठीक है। एक नाम पूछा जाता है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग से कौन शामिल हुआ था? तो कौन हुआ था? मोहम्मद सदुल्ला। मोहम्मद सदुल्ला, ये एक नाम याद रखना, मोहम्मद सदुल्ला, ये मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। और रेस्ट जितने भी सदस्य थे वो या तो कांग्रेस से थे या नॉन कांग्रेस से थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन हुआ? ये थे अल्मेडा। ठीक है, अल्बुकर्क और अल्मेडा ये 2 नाम है जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना है सबसे पहले आया था अल्मेडा, उसके बाद आया था अल्बुकर्क। 1505 से लेकर 1509 तक। ठीक है, 1505 से लेकर 1509 तक अल्मेडा था और 1510 में कौन आया? 1510 में आया अल्बुकर्क।
ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और जैसे ही अल्बुकर 1510 में आया, इसने क्या किया, इसने गोवा जीत लिया। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से इसने गोवा जीत लिया और उस गोवा को अपने कब्जे में कर लिया। किसने, अल्बुकर्क ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग किया जाता था। किस उपनिवेशक के द्वारा। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, कौन यूज करता था, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का इस्तेमाल पुर्तगाली लोग क्या करते थे। अगला क्वेश्चन है, हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा था। हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, और ये प्रथम अंग्रेज था जो मुगल दरबार तक पहुंचा था। आपको ये बताना है कब पहुंचा था मुगल दरबार में। कब पहुंचा था, 1608 में। कब पहुंचा था, 1608 में। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि इंग्लैंड के किस राजा का दूत बनकर ये आया था, तो कौन सा वो राजा था, वो था जेम्स प्रथम, द्वितीय नहीं, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का ये दूत बनकर, यानी उनका ये पत्र लेकर पहुंचा था किसके पास, जहांगीर के पास। एक्चुअल में ये मिलने किसे आया था, मिलने आया था अकबर से। लेकिन अकबर का तो आपको पता है 1605 में ही मृत्यु हो गया था। ठीक है, और उस वक्त तो टेलीफोन था नहीं जो कंफर्म कर लेता। इस कारण से जब तक ये पहुंचा तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर गद्दी पर बैठ चुका था, इसलिए ये आके जहांगीर से मिला। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के बारे में कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। चांदनी चौक से पालम बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है किसी एक मुगल बादशाह के बारे में। यानी ये माना जा सकता है कि इस वक्त आते आते, यानी इस सम्राट के आते आते जो मुगल का जो साम्राज्य था वो बहुत ही सिमट चुका था और ये चांदनी चौक से पालम तक रह गया था। तो किसके बारे में ये कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है, शाह आलम द्वितीय के बारे में। किसके बारे में, शाह आलम द्वितीय के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के कितने शासक अंग्रेजों के पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए। अब क्वेश्चन ये देखो कितना टफ हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, मुगल साम्राज्य के कितने शासकों की संख्या आपको बतानी है जो अंग्रेजों का मात्र पेंशन भोगी बनकर रह गया था। कितने टोटल शासक थे, टोटल 3 शासक ऐसे हुए जो पेंशन भोगी बनकर रह गए थे। कौन कौन, शाह आलम द्वितीय। देखो जब 3 है आंसर इसका, तो आपसे क्या पूछा सकता है कि निम्न में से कौन नहीं है, ये भी पूछा सकता है, इसलिए नाम आपको याद रखना है। शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय। ठीक है, बहुत अच्छे से नाम याद रख लेना, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये 3 ऐसे शासक हुए, फिर से नाम सुन लो, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। ये 3 ऐसे शासक हुए जो मुगलों का मात्र पेंशन भोगी बन के रह गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाह शुजा ने किस राज्य को प्राप्त करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट स्वरूप प्रदान किया था। आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि महाराज रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था, तो शाह शुजा से। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, रट लो यहीं पे, अभी के अभी ही रट लो कि महाराजा रंजीत सिंह को किससे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, वो शाह शुजा से हुआ था। लेकिन हुआ तो था शाह शुजा से। अब आपको यह बताना है कि शाह शुजा ने दिया क्यों था, क्यों दिया था भाई, क्योंकि उनको सहायता चाहिए था किसी एक क्षेत्र को जीतने के लिए। अब आपको यह बताना है वो कौन सा क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, वो क्षेत्र था काबुल। ठीक है, काबुल को जीतने के लिए शाह शुजा ने क्या दिया था, कोहिनूर रंजीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1790 से 92 के बीच। बहुत बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, कर्नाटक युद्ध, ये सब हमेशा ईयर आपके टिप पे रहना चाहिए, आपके जवान पे रहना चाहिए, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चतुर्थ कब हुआ, 4 है, चारों को 4 आपको याद होना चाहिए। तो प्रथम कब हुआ था, 67 से 69,
दूसरा हुआ था 80 से 84, तीसरा हुआ था 90 से 92 और चौथा हुआ था 1799 में। ठीक है, और इन सब के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपको गवर्नर जनरल आप जनरली नहीं पढ़ते हो 67 से 69, लेकिन रेस्ट सभी पढ़ते हो। 80 से 84 के बीच में हेस्टिंग्स था, 90 से 92 के बीच में कौन था, कॉर्नवालिस था, और 99 में कौन था, 99 में कौन आ चुका था, जल्दी से बताओ 99 में कौन था, 99 में था वेलेस्ली। ठीक है, तो ये सारे आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से आपको याद रखना है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। अगला क्वेश्चन है, नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग से पहले ब्रिटिश सैनिक किस बंदूक का इस्तेमाल करते थे। यानी जो एनफील्ड राइफल है उसको नया रूप से आप जानते हो लॉन्च किया गया था, जिसके कारण से सारा बखेड़ा हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ। तो ये एनफील्ड राइफल जो है इसके पहले कौन सा इस्तेमाल किया जाता था राइफल, ये आपको बताना है। तो कौन सा राइफल इस्तेमाल किया जाता था इसके पहले, ब्राउन बेस राइफल इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1887 के विद्रोह में पूरा पुरजोर से भाग लिया था। आपको ये बताना है इनकी मृत्यु कब हुई थी, कब हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 1858 में। मंथ के साथ आपको याद रखना है, अप्रैल 1858। डेट भी आपको याद रखना है, 26 अप्रैल वो दिन था। ठीक है, 26 अप्रैल 1858। ठीक है, बार बार शायद मैं 19 बोल रहा हूँ। तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह का मूल कारण क्या था। नील विद्रोह का मूल कारण क्या था, क्या था नील विद्रोह का मूल कारण। नील विद्रोह का मूल कारण था ददनी प्रथा, ददनी प्रथा। इससे पहले भी जब मैं क्लास लेता था मैंने एक बार आपको ददनी प्रथा के बारे में बताया था। क्या होता है ददनी प्रथा, देखो होता क्या था कि उस वक्त अंग्रेजों के द्वारा एक प्रथा चलाया गया था, ददनी प्रथा, जिसके तहत क्या होता था, अगर अंग्रेजों को कुछ सामान चाहिए होता था, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी कारीगर हो, कुछ भी हो, कोई किसान हो, तो अगर उनसे कुछ चाहिए होता था और किसानों के पास पैसों की कमी होती थी, तो ये लोग क्या करता था, सामान उगाने से पहले या बनाने से पहले ही किसान को कुछ रकम दे दिया जाता था। अब किसान तो भाई मजबूर, इनके पास पैसे है नहीं उगाने के लिए, तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहता था, इनसे पैसे ले लें। और ये पैसा बहुत ही कम होता था, सिर्फ बस एक ये समझ सकते हो कि ये उगा सकते हैं किसी तरह। लेकिन बॉन्डेशन ये होता था कि सामान उगाने के बाद इन्हीं को बेचना पड़ता था, यानी अंग्रेजों को ही सामान बेचना पड़ता था, जो कि आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको आप बोलते हो वही चीज था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करते हैं, किसान एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भाई जो मैं उगाऊंगा वो मैं आपको बेचूंगा, और सारा चीज अगर सही रहा तो कंपनी उनसे खरीद लेती है। लेकिन उस वक्त तो ऐसा था नहीं, उस वक्त अंग्रेज खरीदते थे, लेकिन बहुत ही कम कीमत पर। ठीक है, जो कि किसानों के हक में बिल्कुल नहीं था। क्लियर, तो इसी को कहा जाता था ददनी प्रथा, और यही नील विद्रोह का जो मेन कारण था वो यही था, इन चारों ऑप्शंस में से अगर आप देखोगे तो। अगला क्वेश्चन है, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटने के लिए निम्न में से क्या इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बताओ। डीएनए, जो आपका डीएनए जिसको डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में आप जानते हो, ठीक है, इसका डबल हेलिक्स मॉडल प्रचलित है और इसका स्ट्रक्चर मोटा मोटी इस तरह से होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख मिला है, तो ऋग्वेद में पशु चोरी का उल्लेख सबसे अधिक मिला है, क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक युग में धन संपत्ति मान सम्मान सबका जो आप बोल सकते हो बेस था, वो क्या था, वो था पशु, और पशुओं में भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट गाय। ठीक है, इसीलिए वहां पर गाय या अदर पशु जो है उसको बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, और पशु चोरी का ही सबसे अधिक अपराध का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है। मनु और याज्ञवल्क्य का जो भी स्मृति है उसमें
स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? किसके समतुल्य? शूद्रों के समतुल्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हून वंश का संस्थापक कौन था? हून वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? तो तोरमान था हून वंश का संस्थापक। ठीक है। और जो हून आए थे, अगर आपसे ये पूछा जाए वास्तविक रूप से वो कहाँ से आए थे, तो वास्तव में तिब्बत की घाटी से आए थे। ठीक है। और भारत पर जो उनका आक्रमण हुआ था हूनों का, ये सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के टाइम में। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है आपसे, किस वंश के टाइम में? तो गुप्तों के टाइम में। ठीक है। और गुप्तों में किसके टाइम में? स्कंदगुप्त के टाइम में इन्होंने सर्वाधिक भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मास्टर दा के उपनाम से किनको जाना जाता है? उपनाम है मास्टर दा। मास्टर दा, इस उपनाम से किसको जाना जाता है? किनको जाना जाता है? सूर्यसेन। सूर्यसेन का उपनाम है मास्टर दा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटना 16 अगस्त 1946 से संबंधित है? 16 अगस्त 1946, अच्छे से आपको डेट सहित आपको याद रखना है, ईयर, और फिर बताना है किस घटना से यह संबंधित है। 16 अगस्त 1946 कौन सा घटना घटा था इस दिन? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। और सातों के सातों कौन थे? सातों के सातों अंग्रेज थे। ठीक है। इसी कारण से भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो जो सदस्य भारतीय, जो मेंबर, जिसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, वो भारतीयों का भविष्य का फैसला कैसे करेगा? इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। अच्छा, साइमन कमीशन से 2 और क्वेश्चन आता है, इसका गठन कब हुआ था? बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, अभी भी गलती कर देते हैं, लेकिन मैंने बार बार बताया हुआ है कि साइमन कमीशन का गठन अगर पूछा जाए तो होगा 1927, लेकिन भारत का पहुंचा तो आंसर होगा 1928। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, जल्दी बताओ, कब की गई थी? कब की गई थी? यह की गई थी 1817 में। ठीक है। 1817 में राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और आपको अगर मैं पूछूं कि राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में क्या किया था? क्या किया था? तो आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था 1815 में। और अगर राजा राम मोहन राय से मैं पूछूं कि 1825 में इन्होंने क्या किया था, तो 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। और अगर मैं राजा राम मोहन राय से पूछूं तो 1828 में इन्होंने क्या किया था, तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इटवा नामक कबीलियाई मानवों का आवास मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? इटवा एक आवास का नाम है। ठीक है। और कबीलियाई लोग इसको बनाते हैं। आपको ये बताना है कि दुनिया के किस क्षेत्र में आपको ये इटवा नामक आवास देखने को मिलेगा। कौन सा क्षेत्र है वो है उत्तरी रूस। ठीक है। उत्तरी रूस में आपको ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रेल नामक स्थानीय पवन कहाँ की है? मिस्ट्रेल नामक स्थानीय पवन कहाँ की है? कहाँ की है? मिस्ट्रेल पवन जो है यह उत्तरी इटली में चलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से चारों में से आपको बताना है किसका मिलान गलत है। देखो, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, बीजक अल्बरूनी, जजमेंट कुलदीप नैयर। अब आपको यहां से बताना है किसका मिलान गलत है। साफ साफ दिख रहा है, जो सी है बीजक, वह अल्बरूनी का कोई बुक नहीं है, जबकि यह किसका है? यह है कबीर का। ठीक है। कबीर का बुक है बीजक, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बीजक अल्बरूनी दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। और रेस्ट जो है आपको याद कर लेना है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखा गया है, और जजमेंट कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है?
उत्प्रेरक का खोज, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को किसने खोजा था? किसने खोजा था इसको? वर्जिलियस ने खोजा था, वर्जिलियस जीनियस, ये पूरा नाम है इनका, वर्जिलियस याद रखो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो कैटलिस्ट की खोज किसने की थी? वर्जिलियस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब जुड़ी थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब जुड़ी थी, और बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर मार देंगे 1925, जो कि गलत है। देखो यही सारे क्वेश्चंस है ना जो एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि आपने सही किया है, पर जब बाद में आंसर मिलाते हो तो क्या होता है? गलत हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है 1905, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे सरोजिनी नायडू 1905 में ही जुड़ चुकी थी। लेकिन 1925 कैसे फेमस है? 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के सम्मेलन का, ठीक है। कांग्रेस का जो 1925 का परिषद था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। और वो कहाँ हुआ था? वो कानपुर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस में से है, इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं आपको क्या क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। कितने सूबे थे? टोटल 21 सूबे थे। अंग्रेज की मृत्यु के समय मुगलों का 21 सूबा था। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कितने अधिकृत पूंजी से हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उस वक्त अधिकृत पूंजी कितना था आरबीआई का? कितना था? टोटल 5 करोड़ अधिकृत पूंजी था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से बात करूं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। सब आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुई थी तो आंसर क्या होगा? किस आयोग की सिफारिश पर? तो आंसर क्या होगा? हिल्टन कमीशन। क्या होगा आंसर? हिल्टन कमीशन। हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कब स्थापित किया गया था? विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 में। आपको बताना है, आपको ये याद रखना है कि विश्व का पहला है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए इसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो ये एम्स्टर्डम में हुआ था। 1602 में विश्व का ये पहला संगठित शेयर बाजार था जिसकी स्थापना एम्स्टर्डम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? गोल्जी काय पिंड को कहा जाता है, यानी गोल्जी काय बॉडीज या गोल्जी पिंड को कहा जाता है। देखो कोशिका के बारे में आपको सारे चीजों के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में लगा दर्पण कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बताओ, आसान क्वेश्चन हैं सारे। कौन सा दर्पण है? वह है अवतल दर्पण जो सोलर कुकर में लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है? सिरका में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका जो है वह एसिटिक अम्ल और पानी का मिश्रण है। आपको ये बताना है एसिटिक एसिड इसमें कितना होता है। कितना होता है? मात्र 5% इसमें एसिटिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्योतिपुंज, इसका लेखक कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी हैं इस पुस्तक के लेखक। तो अच्छे से आपको याद रखना है, क्या है बुक का नाम? ज्योतिपुंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म से संबंधित है? धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी बताओ, धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? आसान सा क्वेश्चन है, हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हेमेटोलॉजी, हेमेटो जहाँ पे आ गया वो ब्लड से संबंधित होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हेमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव थ्योरी को किसने दिया था? महाद्वीपीय बहाव या महाद्वीपीय विस्थापन,
ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दिया था, जिसके तहत इन्होंने बताया था कि जो महाद्वीप है उसका विभाजन हुआ है, ठीक है, और अलग अलग जो प्लेट्स, आप टेक्टोनिक प्लेट्स जानते हो, वो इसी थ्योरी के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग क्या कहलाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिन्ना स्वामी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चिन्ना स्वामी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है चिन्ना स्वामी अभ्यारण्य? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 368, और भाग कौन सा है? तो भाग है 18, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद, सॉरी 18 नहीं 20, भाग कौन सा है? 20, सॉरी 18 में क्या है? 18 बता दो जल्दी से, 18 में क्या है? अगर भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो 18 में क्या है? तो 18 में है आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्धगंगा के उपनाम से किसे जाना जाता है? अर्धगंगा के उपनाम से किस गंगा को जाना जाता है? तो अर्धगंगा के उपनाम से कावेरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही गौतम बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। और आपको बताना है कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो वृक्ष था वो कौन सा था? पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक, तो आपको 3 ऑप्शन में से बताना है कि ये दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। जल्दी बताओ, अशोक का नाम अशोक आपको कहाँ मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मास्की अभिलेख में मिलता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दोनों किया होगा, क्योंकि लगा होगा दोनों अगर दिया है तो आंसर तो यही होगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मास्की अभिलेख। तो मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा ये 2 अभिलेख है जहां पे अशोक का नाम अशोक आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य है यानी डक्टाइल है? सबसे अधिक डक्टाइल कौन सा धातु होता है? ये होता है गोल्ड, जिसका सिंबल है Au। तो देखो एक क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो सबसे पहले जो गोल्ड का सिंबल है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, और अगर वो याद है तो आप आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं? बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं? कितने? तो 6, ठीक है। 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं बेंजीन में। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर है क्या? नहीं। अंग अगर पूछा गया है तो अंग होगा त्वचा। अगर ऑर्गन पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? वो होगा लीवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंग पूछा गया है और अंग सबसे बड़ा होता है त्वचा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। अब देखो 1944 और 1945 इस दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। 1945 तो आपने पढ़ा है, अगर ऑप्शन में 1945 नहीं है तो 1944 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अभी हाल ही के एग्जाम में 1944 पे ही ज़्यादा फोकस कर दिया गया है। ऑप्शन में नन ऑफ दीज अगर रहे तो भी आंसर 1944 होगा। बहुत जगह आपको वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 देखने को मिलेगा, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। एक्चुअली में हुआ क्या था, देखो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ही हुई थी, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे याद रखना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। 1945 से ये ऑपरेशनल हुआ, यानी इसने काम करना चालू किया। इसलिए जो हम लोग पढ़ते थे वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, नहीं वो गलत है, वो काम करना चालू किया 1945 से, लेकिन इसकी स्थापना 1944 में ही हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप। आसान सा क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण? जल्दी से बताओ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। स्वेज नहर का अगर स्थापना पूछा जाए तो ये 1869 होगा, लेकिन राष्ट्रीयकरण इसका 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो देखो आपका ऑप्शन में भी गलत है, ये नासिक है। नासिक तो शहर हो गया है। ठीक है, तो नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन में एक आपका नासिक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा लगभग 78% है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा है वो है नाइट्रोजन, यानी N2 गैस जो है हमारे वायुमंडल में लगभग 78% है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक जल्दी बताओ। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? यह है ल्यूमेन। कैंडेला से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। यही तो एग्जाम में भी होता है, आप जल्दीबाजी में आंसर गलत करके आ जाते हो। ज्योति तीव्रता अगर पूछा जाएगा तो उसका होगा कैंडेला, लेकिन यहाँ पे ज्योति फ्लक्स पूछा गया है, जिसका आंसर होगा ल्यूमेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारसी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? पारसी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो पारसी को याद रखने के लिए मैंने बताया हुआ था कि पारसी जो है वह सबसे, आप बोलते हो खून खराबा, ये इन सारी चीजों से दूर रहता है। और पारसी ही एक ऐसा है जिसमें रेयर ही कहीं पे कोई मर्डर केस या कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। ये लोग बहुत दूर रहते हैं इन सब चीजों से, लेकिन इनका जो पूजा स्थल है वह बहुत ही खूंखार है। वो क्या है? वह है अग्नि। ठीक है, तो इनका पूजा स्थल अग्नि मंदिर है। अग्नि जो आप जानते हो कि बहुत, क्या बोल सकते हो आप, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी आग जो है वह किसका सिंबल है? वह क्रोध का सिंबल है। और पारसी शांत स्वभाव की है। ठीक है, तो इनका बिल्कुल अपोजिट जो है वह है पूजा स्थल। याद रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सुनने नहीं होगा, शून्य काल होगा। ठीक है, शून्य काल। शून्य काल का समय सामान्यतः कब होता है? शून्य काल। ठीक है, शून्य काल का समय सामान्यतः कब होता है? शून्य काल का समय सामान्यतः कब होता है? जल्दी बताओ कब होता है? तो यह 12 बजे के बाद। सामान्यतः जो शून्य काल का समय होता है हमारे लोकसभा में, यह 12 बजे के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, 7 पर्वतों का नगर किसको कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है, जो कि इटली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, छिपकली कैसी रक्त वाले जानवर है? अच्छा, छिपकली कैसी रक्त वाले जानवर हैं? बताओ, छिपकली कैसे रक्त वाले जानवर हैं? तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर इन सारे क्वेश्चंस में अगर कंफ्यूजन होता है तो याद रखना, मैमल्स और बर्ड, ये दो ऐसे कैटेगरी है जिनका जो खून है वह गर्म है। ठीक है, जो गर्म खून वाले जानवर हैं। और रेस्ट जितना भी है जानवर और बर्ड, सॉरी यही आप याद रख सकते हो, मैमल्स क्या हो गया? स्तनधारी। ठीक है, और बर्ड यानी पक्षी। इन दोनों को छोड़कर दुनिया में जितने भी जीव हैं मोस्ट प्रोबेबली सारे कौन से हैं? वह कोल्ड ब्लडेड है, यानी शीत रक्त वाले जानवर हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे छिपकली है। छिपकली इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, तो आपका हो जाएगा शीत रक्त। ठीक है, जो भी आ जाए, कोई भी कैटेगरी आ जाए, सिर्फ याद रखना मैमल्स यानी स्तनधारी अगर कोई भी है, किसी जानवर का नाम आपसे पूछ लिया जाए जो स्तनधारी है, या किसी बर्ड के नाम से आपसे पूछ लिया जाए, तो ये होगा गर्म खून और रेस्ट सभी ठंडा खून। अगला क्वेश्चन है, भूमंडल के कितने भाग पर, अच्छा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे पूछा गया है, भूमंडल के कितने भाग बिना जल आच्छादित हैं? ठीक है, ये नहीं पूछा गया है कितना प्रतिशत भाग पर जल है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो गलत करके निकल जाओगे। पूछा ये गया है कि कितना प्रतिशत भाग बिना जल आच्छादित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 29%। आप जानते हो 71% पर तो जल है और बिना जल का 29% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है अग्नेय चट्टान कौन सा है। कौन सा है? डोलोराइट, कॉन्ग्लोमेरेट, चूना पत्थर और नाइस। इसमें से अग्नेय चट्टान कौन सा है? कौन सा होगा सही आंसर? सही आंसर है डोलोराइट। ठीक है, डोलोराइट जो है यह अग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए इन चारों में से
कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्तरदायी है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, देखो हमारे लिए हम समझते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है वह हानिकारक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर नहीं होता हमारे वातावरण में, तो यहाँ पे जैसे चंद्रमा पे क्या होता है, दिन में गर्म रात में ठंडा, हमारे यहाँ पे भी वैसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स, मतलब एक बोल सकते हो तापमान का एक एवरेज बना हुआ रहता है, जो बहुत अधिक ठंडा बहुत अधिक गर्म नहीं होता है। ठीक है, वो किसके कारण से, वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से। लेकिन अगर उसमें अधिक वृद्धि हो जाए तो ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाता है और हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, इस कारण से हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितना है उतना तो चाहिए ही। तो उसमें से मेजरली जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। अब बार बार ये क्वेश्चन पढ़ते हो कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, और आपका आंसर होता है जी शंकर कुरूप। प्रथम महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी। लेकिन यहाँ तो ये आपसे पूछा नहीं गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, शांति प्रसाद जैन ने इसकी स्थापना की थी। कब हुआ था इसका स्थापना, 1961 में। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो किसने की थी, शांति प्रसाद जैन ने। अगला क्वेश्चन है, रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये थी किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी पहली भारतीय महिला हुई जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 1994 में इनको मिला था, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि 1994 में इनको मिला था रमन मैगसेसे पुरस्कार। और रमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताओ, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, और 58 में प्रथम बार सम्मानित किया गया था, 1958 में। तो अगर ये आपसे ये पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 57। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम बार रमन मैगसेसे पुरस्कार कब दिया गया, तो 58। ठीक है, क्योंकि जब स्थापना हुआ था उस वक्त दिया नहीं जा सका था। और कौन थे वो थे विनोबा भावे, जिनको पहली बार मिला था। ठीक है, 1958 में। और रमन मैगसेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। तो करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन आपको बताना है कि रेल मंत्रालय ने किनके लिए जो किराए में छूट मिलता था वो अब बंद कर दिया है। तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा खिलाड़ियों। ठीक है, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे विभाग ने बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। वह कौन सा देश है जिसने ऐसा किया था, तो वह देश है चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तो किसके राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया गया है, वो कौन सा देश है, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, संजय कपूर हैं जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वो कौन सा राज्य सरकार है, वह है राजस्थान, जिसने ये अनाउंस किया था ओलंपिक होने से पहले ही इन्होंने ये अनाउंस किया था कि ओलंपिक में जो भी स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उन सभी को 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और आपको पता है इस बार का ओलंपिक हमारे लिए बहुत ही खास रहा, ओलंपिक पैरा ओलंपिक सारे खास हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चंस तो 100% बनेगा आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। आंसर आसान है, वो देश था अमेरिका जिसने इस अधिनियम को पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। पुराना क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। इतना अगर फोर्स डाल के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका आंसर तो ऑब्वियस है, भारत ही होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा देश खरीद रहा है, वियतनाम, और स्पेशली चावल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? 2020 में सबसे अधिक दान किसने किया था? किसने किया था? ये किया गया था जेफ बेजोस के द्वारा दुनिया में सबसे अधिक दान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू किया है? किसान सूर्योदय योजना किस राज्य का है? तो किसान सूर्योदय योजना गुजरात का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EIU द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है? EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इसने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है 2021 में। आपको ये बताना है इसके अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन बन गया है, कौन सा वो शहर है जो सबसे सुरक्षित बना है? वो है आपका कहाँ गया? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन शहर सबसे सुरक्षित बना है इस रिपोर्ट के अनुसार। वर्तमान में कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? कौन है वर्तमान में कॉर्पोरेट मंत्री? निर्मला सीतारमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है? भारतीय बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया स्पेशल एक देश दिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसके खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी ये बन गया है। आपको ये बताना है वो कौन खिलाड़ी है। कौन खिलाड़ी है वो है रोहित शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतह-1, इसका सफल परीक्षण किया है? फतह-1 किसका है? इन शॉर्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। ये पाकिस्तान का रॉकेट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर रखा गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ। हर वर्ष गोवा में ही आयोजित होता है। आपको ये बताना है कंट्री इन फोकस किसको रखा गया था? किसको रखा गया था? ये बांग्लादेश को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? वेनेडियम एक बहुत ही दुर्लभ धातु है और हमारे देश में इसको पाया गया है। किस राज्य में अभी हाल ही में, ये आपको बताना है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे इसके होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, इबोला वैक्सीन का विश्व भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? इबोला वैक्सीन, ये कोरोना वैक्सीन नहीं है, इबोला वैक्सीन है। इसका राष्ट्र भंडार इसका वैश्विक भंडार कहाँ बनाया जा रहा है? इसका वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक, तो भारत का रैंक रहा 48वां। मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत ने कितने खिताब जीते, कितने पदक जीते? तो टोटल 7 जीते। और रेशियो क्या था? 1:4 का 1:2 का 4, यानी 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है। ये 7 जो खिलाड़ी हैं, ये 7 खिलाड़ी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना। गोल्ड तो याद रखना ही रखना है। गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, जो भाला फेंक से है। और किस तारीख को इसने जीता ये भी आपको याद रखना है। तो 7 अगस्त को, ठीक है। आपका जो ओलंपिक खेल था वह 8 अगस्त तक चला था और 7 अगस्त को इसने ये खिताब जीता, गोल्ड मेडल जीता। जिस कारण से 7 अगस्त को भारत सरकार ने क्या किया? जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक है, इसलिए ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही अच्छे से याद रखना। अच्छा, अगर मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का मैस्कॉट पूछूं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बहुत ही आसानी से, तो क्या है? मिराई तोबा। क्या नाम है इसका? मिराई तोबा। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा। और भारत का रैंक है 48वां। पहला रैंक किसका था? यूएसए का। दूसरा रैंक किसका था? इसमें दूसरा रैंक था चाइना का और तीसरा रैंक था किसका? तीसरा रैंक था जापान का। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में 2021 में निधन हो गया? देखो 2020-21 में बहुत सारे निधन हुए हैं और 2021 में जो निधन हुआ है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी फेमस पर्सनैलिटी हैं उन सभी को आपको एक बार देख के एग्जाम में जाना होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है पद्म विभूषण से सम्मानित एक महान शास्त्रीय गायक है जिनका निधन हुआ है, वो कौन है? वो है गुलाम मुस्तफा खां। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो पुराना ये क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ है, आंसर क्या है आपका? सोमनाथ ट्रस्ट। ठीक है, सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको चुना गया है? नरेंद्र मोदी को चुना गया है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ों को आपने रिवाइज किया होगा, कुछ चीज़ों को आपने सीखा भी होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अभी भी अगर आपने एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको ये पता हो जाना चाहिए कि क्लास अब से फिर से चालू हो चुका है। तो जो नहीं क्लास कर रहे हैं या उनको अभी तक नहीं पता चल पाया है, तो आपका ये काम बनता है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने क्लास चालू कर दिया है, अब आप अपना काम करो। ठीक है, चलो फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।